हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका भाई हर्षल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूं कैसे आप इन लास्ट 2 मंथ्स के अंदर अपने सीएमए फाउंडेशन को क्रैक कर सकते हैं। बिकॉज मैं ये जानता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो डेफिनेटली आप इस 2 मंथ्स के अंदर बिल्कुल गेम चेंजर कर देंगे, सब चीज़ें पलट देंगे और आप सीएमए फाउंडेशन के अंदर पास हो जाएंगे। तो अगर आपकी अभी तक प्रिपरेशन है कुछ, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। आपको लास्ट के 2 मंथ्स का और रोड मैप मिल जाएगा किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और अगर आपकी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको भी इस वीडियो के अंदर पूरी हेल्प होगी। आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप इन लास्ट 2 मंथ्स के अंदर कैसे सीएमए फाउंडेशन को क्रैक कर सकते हो। तो इस चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ कि बस आप वीडियो एंड तक देखो, जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। डेफिनेटली आप सीएमए फाउंडेशन के अंदर पहले अटेम्प्ट में बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले हो। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल एंड तक देखना। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर लें। बिकॉज उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं तुम्हें ये बोलूँगा, मुझे दिख रहा है तुम्हारा यहाँ पर फेस थोड़ा सैड वाला, थोड़ा परेशान है, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या भैया मैं सीएमए फाउंडेशन पहली बारी में कर पाऊँगा, मेरी तो कुछ प्रिपरेशन ही नहीं है, क्या मैं नेक्स्ट वाला अटैम्प्ट दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरीके से प्रिपरेशन करूं। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ से। तो सबसे पहली चीज़, मैं तुम्हारा पहला काम ये इमोजीज भेजो मुझे कमेंट में, कम से कम 5 हंसने वाले। तुम पहले अपने चेहरे को हैप्पी करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें आगे का बताऊंगा। अब देखो, मैं तुम्हें ये टेम्परेरी खुशी नहीं दिलवा रहा, मैं तुम्हें एक परमानेंट खुशी का रीज़न देता हूँ कि तुम्हें क्यों खुश होने को बोल रहा हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़, जो आपके एग्जाम्स होने वाले वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। तो एमसीक्यू में ही आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव होते तो बहुत प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता, बिकॉज उसके लिए 2 मंथ्स थोड़े कम पड़ जाते हैं। तो एमसीक्यू के लिए तो भाई बहुत है 2 महीने, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। जैसा बताऊंगा उसे फॉलो कर लेना, डेफिनेटली तुम पास हो जाओगे। सेकंड, तुम्हें लग रहा होगा कि भैया बाकी बच्चे तो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं अब से प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो क्या मेरा 2 मंथ्स के अंदर फाउंडेशन क्लियर होगा या नहीं। तो देखो भाई, मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं, जो भी लोग स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये 2 मंथ्स उतने इंपॉर्टेंट है जितने आपके लिए। तो मैं यही बोलूंगा, इस लास्ट 2 मंथ्स के अंदर जो जितने एफर्ट्स लगाएगा उसका रिजल्ट उतना ही बढ़िया होगा। वो जो बच्चे जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, अगर वो भी इन लास्ट 2 मंथ्स के अंदर अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तो वो भी फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आपके पास भी 2 मंथ्स है और उन बच्चों के पास भी 2 मंथ्स है जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो जितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाएगा वो उतना अच्छे से पास होगा, वो उतने अच्छे नंबर लाएगा। तो ये अपने दिमाग से ये भी टेंशन निकालनी है। थर्ड, आपके मन में आ रहा होगा कि भैया अब तो 2 मंथ्स में बहुत पढ़ना पड़ेगा, जब भी मैं क्लियर करूंगा। तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें भी पढ़ना है, जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उसे भी पढ़ना है। बिकॉज यहाँ पर आपको लेक्चर्स भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो थोड़ा ज़्यादा टाइम स्टडी को देना, तो क्या दिक्कत है, पास भी तो हो जाओगे, फिर आगे भी तो बढ़ जाओगे। तो टेंशन क्लियर करनी है, चेहरे पे एकदम स्माइल लानी है, हाँ हंसना है तुम्हें, बिल्कुल सैडनेस हटा देनी है, ठीक है। तो अब बात करता हूँ सबसे पहले पॉइंट की, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे सारी चीज़ें पढ़नी है, जिससे आपकी मार्किंग वाइज वेटेज भी आपकी ज़्यादा मार्क्स की हो जाए, जिससे आप रिस्क से बाहर हो। दूसरा, आपका बेस भी ना बिगड़े। तीसरा, लॉन्ग टर्म में भी आपका कोई नुकसान ना हो। बिकॉज मैं इस वीडियो के अंदर ये नहीं बताऊंगा कि इस लास्ट 2 मंथ्स के अंदर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करो कि बस फाउंडेशन क्लियर हो जाए, आगे का मेरे को नहीं पता। मैं आपको इस तरीके से सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, इस तरीके से सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका फाउंडेशन भी क्लियर हो जाए, एज वेल एज आपको इंटर, फाइनल, लॉन्ग टर्म में पूरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी ना आए। अब बात करता हूँ सारे पेपर की बिल्कुल डिटेल में, जिससे वेटेज भी आ जाए, बेस भी क्लियर हो, लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान भी ना हो। तो बात करता हूँ सबसे पहले लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन की। जैसा आपको पता है कि लॉ आपकी 80 मार्क्स की है, बिजनेस कम्युनिकेशन 20 मार्क्स की। तो सबसे पहले हम टारगेट करेंगे लॉ को, जिससे आप रिस्क से भी बाहर हो, एज वेल एज आपकी ज़्यादा मार्किंग वाली भी चीज़ें हो जाए। फिर उसके बाद उठाएंगे बिजनेस कम्युनिकेशन को। तो लॉ में सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी है इंट्रोडक्शन की, कि लॉ क्या होता है, लॉ का बेस, वो सब चीज़ें तैयार करनी है। वो 10 मार्क्स का है, 2 से 3 दिन के अंदर आप इसको कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर, जो कि है आपका 30 मार्क्स का। तो ये सबसे बड़ा एक्ट है आपके पूरे लॉ में, इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करना, बाकी लॉ की सारी चीज़ें आप फटाफट कर लोगे। तो इसको भी आप 20 से 25 दिन के अंदर अच्छे से बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट कर लोगे, बिकॉज यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करनी है, चीज़ें याद नहीं करनी। तो यहाँ पर 25 दिन मैं इसके मान लेता हूँ।
3 दिन मैं उसके मान लेता हूँ, तो यहाँ पर आपका 28 दिन के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लस बेस स्टार्टिंग से अच्छे तैयार हो चुका है। 40 मार्क्स आपकी जेब के अंदर आ गए हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद आपको उठाना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 100 का, जो कि 20 मार्क्स का है। तो 10 दिन में ये भी निपट जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो 28 वो प्लस 10 ये, तो 38 डेज में 60 नंबर आपकी जेब के अंदर है। उसके बाद आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं उठाना, बिकॉज वो थोड़ा बड़ा है, आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद आपको इतना सब कुछ करने के बाद उठाना है बिजनेस कम्युनिकेशन। बहुत ईजी है, फटाफट कर लोगे, 20 नंबर यहाँ से भी जेब के अंदर आ जाएंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन भी मात्र तुम 10 से 12 दिन के अंदर कंप्लीट कर लोगे पूरी। तो इस तरीके से तुम्हारे 80 मार्क्स तुम्हारे जेब के अंदर आ चुके हैं। 38 डेज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तक लग रहे थे, 50 डेज के अंदर तुम्हारे 80 नंबर तुम्हारे जेब के अंदर है। उसके बाद 5 दिन और लेना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए, तो 20 नंबर और आ जाएंगे। इस हिसाब से 55 डेज के अंदर तुम्हारी लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के 100 नंबर तुम्हारी जेब के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़नी है। अब यहाँ पर ना तो बेस बिगड़ा, लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट रहा, सारी चीजें पढ़ भी ली और वेटेज वाली चीजें भी पढ़ी, जिससे ज्यादा मार्क्स सबसे पहले जेब में है। अब बात करूं सेकंड पेपर की, जो कि इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में आपको स्टार्टिंग करनी है इकोनॉमिक्स से, बिकॉज इकोनॉमिक्स से 70 मार्क्स। तो सबसे पहले 70 मार्क्स को फोकस करेंगे, जिससे रिस्क से भी बाहर जाए। उसके बाद जाएंगे मैनेजमेंट के ऊपर। तो इसमें किस तरीके से पढ़ना है उसकी बात करता हूँ। तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ लेना है। वो आपका 15 मार्क्स का है, वो करीबन आप 15 दिन में उसको आराम से कंप्लीट कर सकते हो स्मूथली। तो इसको अब किस तरीके से पढ़ना है, देखो डिटेल में तो पढ़ना है, बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, एमसीक्यू को दिमाग में रखते हुए। ये नहीं करना कि बिल्कुल डिटेल में आप याद करे पढ़ो, याद नहीं करना, आपको बस चीजें समझनी है। बिकॉज वहां पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, एमसीक्यू मिलेगा, तो क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको चीजें पिक होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सिर्फ दिमाग में बिठानी है, चीजें याद नहीं करनी। उसके बाद जाना मार्केट चैप्टर के ऊपर। अब ये मार्केट चैप्टर इकलौता 20 मार्क्स का है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो 15 दिन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ले जाएगा। मार्केट चैप्टर को आप आराम से 7 दिन के अंदर, एक ही चैप्टर है, मार्किंग ही तो ज़्यादा है बट कंटेंट बहुत कम है, तो उसको 7 दिन में अच्छे से बिल्कुल डिटेल में पढ़ना। 7 दिन मैंने बहुत दे दिए हैं। ठीक है, तो 15 दिन वो, 7 दिन प्लस ये मार्केट के 20 मार्क्स आपके यहाँ से भी आ गए। अब मैंने आपको बेसिक वाला सबसे स्टार्टिंग में क्यों पढ़वाया, क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें मार्केट में आएंगी जिससे आप रिलेट कर पाओ, मार्केट चैप्टर को भी अच्छे से मुट्ठी में कर पाओ। तो यहाँ से आपके 35 मार्क्स मजबूत हो गए। उसके बाद जाओगे मनी एंड बैंकिंग के ऊपर। तो मनी एंड बैंकिंग के लिए भी आप 10 दिन आराम से स्मूथली लेना, 20 मार्क्स आपके वहाँ से भी आ गए। तो 55 मार्क्स अभी जेब में है आपके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर नहीं जाना, उसके बाद जाना है मैनेजमेंट के ऊपर। अब मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट प्रोसेस, वही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये भी तुम 12th में भी पढ़ के आए हो, उसको तो तुम्हें मजबूत ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस उसको एक बार दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसके बाद मैनेजमेंट करोगे, तो इस हिसाब से तुम्हारे 85 मार्क्स तुम्हारे जेब के अंदर है। ठीक है, अब एंड में उठाओगे इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, 15 मार्क्स का है, इसमें करीबन तुम्हारे 10 दिन लग जाएंगे। और मैनेजमेंट में भी तुम्हारे 15 दिन के अंदर तुम स्मूथली सारी चीज़ें कर पाओगे, बिकॉज तुमने ऑलरेडी पढ़ भी रखी हैं। और अगर नहीं भी पढ़ रखी ना तो भी स्टार्टिंग से कर लोगे, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट करनी है और कुछ नहीं करना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में 15 दिन, मार्केट में 7 दिन, मनी एंड बैंकिंग में 10 दिन, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में 10 दिन और मैनेजमेंट में आपके 15 दिन। तो टोटल बात करूँ तो 57 डेज के अंदर आपकी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट पूरे 100 नंबर की हो गई। अभी भी 3 दिन बचे हैं। अब इस 3 दिन को तुम जैसे भी करना चाहे वो तुम्हारी मर्जी। अब बात करता हूँ नेक्स्ट पेपर की, जो कि है स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स। अब देखो इस पेपर में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो इस पेपर के अंदर आपको स्ट्रैटेजी से चलना है। वो क्या स्ट्रैटेजी, आपको सबसे पहले उठाना है स्टैटिस्टिक्स को, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा मार्क्स की है एज कंपेरिजन टू मैथ्स। ठीक है, दूसरा स्टैटिस्टिक्स बहुत ईजी भी है एज कंपेरिजन टू मैथ्स, बिकॉज 11th-12th में बहुत सारे बच्चों का मैथ्स नहीं होती है, तो इसलिए उनको टफ लगती है। ठीक है, तो एज कंपेरिजन टू मैथ्स स्टैट्स बहुत ईजी भी है। ठीक है, और हमने 11th में उसको पढ़ भी रखी है, तो इसीलिए हम सबसे पहले स्टैट्स को उठाएंगे। अब देखो स्टैट्स में थ्योरी से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, जो स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा उससे स्टार्टिंग नहीं करेंगे। उससे स्टार्टिंग करोगे तो वो भी बोरिंग लगने लगेगी, बिकॉज थियोरटिकल चीज़ें हमें ज़्यादा पसंद नहीं होती हैं और 5 मार्क्स की, तो सबसे पहले उससे स्टार्टिंग नहीं करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, जो कि आपके 15 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन अच्छे से करोगे 15 मार्क्स का, और कोरिलेशन रिग्रेशन का बेस आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी
एंड डिस्पर्जन से ही क्रिएट होगा, तो ये भी 15 मार्क्स का आपको करना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी करनी है 15 मार्क्स की। उसके बाद इंडेक्स नंबर करना है, वो भी 10 नंबर का है। तो एज अ होल बात करूं तो 55 मार्क्स आपके जेब के अंदर आ चुके हैं। अब इतना सब कुछ करने के बाद अब जाओगे थ्योरी के ऊपर। तो देखो अब थ्योरी में आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, बिकॉज आपने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझी हुई हैं। इसीलिए मैंने बोला सबसे पहले हमें प्रैक्टिकल करने, उसके बाद थ्योरी। अब मैं स्टार्टिंग में थ्योरी में ले जाता ना तो आपको ये भी बोरिंग लगने लगती, बट अब नहीं लगेगी, क्योंकि आपने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझ ली हैं। अब आप उसको थ्योरेटिकली अप्लाइड करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको सबसे पहले स्टैट्स निपटानी है, उसके बाद जाना है मैथ्स के ऊपर। अब देखो मैथ्स में भी बाकी बच्चों की तरह टेंशन नहीं लगाने की मेरे को समझ ही नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं करना। देखो मैथ्स में सारे चैप्टर टफ नहीं है, कुछ चैप्टर बहुत ईजी हैं। जैसे कौन से रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बेसिक चैप्टर हैं जो कि सबको समझ आ जाएंगे, चाहे वो नॉन मैथ्स वाला ही क्यों ना हो। ठीक है, बाकी और भी चैप्टर्स हो सकते हैं, या हो सकता है कि इनमें से आपको कोई चैप्टर टफ लगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से ईजी लग रहा है, कौन से टफ। तो मैथ्स में आपको ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी, जो चैप्टर ईजी लग रहे हैं उसको बिल्कुल घोल के अंदर कर लेना है, जो चैप्टर टफ लग रहे हैं उसको बेसिक पढ़ना है कि एग्जाम में उससे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ईजी तो आपसे वो मिस ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि यार पढ़ ही लेता, ईजी आया था इतना सारा, तो आपको रिग्रेट ना हो उस टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे, कि यार इतना इजी क्वेश्चन आया है, काश मैंने पढ़ लिया होता तो मैं कर लेता। तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूँ जो टफ चैप्टर ना उसको बेसिक पढ़ो, बिकॉज एग्जाम में सारे क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, वो बच्चे हुआ बनाते हैं। तो जो टफ चैप्टर है उससे ईजी आएगा, तो आपने बेसिक पढ़ रखा होगा तो उसको भी ईजिली अटेम्प्ट कर लोगे। तो इस तरीके से आप 20 से 25 मार्क्स ईजिली मैथ्स में स्कोर कर लोगे। 60 मार्क्स वो तो 80 to 85 नंबर की आपकी अच्छी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप रिस्क से भी बाहर हो गए, और 80 to 85 मार्क्स बहुत होते हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। ठीक है, तो स्टैट्स एंड मैथ्स में आपको बस यही ध्यान रखना है, स्टैट्स में भले आपका 1-1.25 महीना लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टैट्स को एकदम खोल के अंदर करना है, बिकॉज स्टैट्स ही आपको रिस्क से बाहर कराएगी और मैथ्स के मार्क्स को कॉम्पनसेट करेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, स्टैट्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, बिल्कुल जहन में, खून में बिठा लेना है अपने। बाकी मैथ्स में जो स्ट्रैटेजी बताई है ना इजी चैप्टर्स वाली, उनको अच्छे से घोल के पीना, जो टफ है उसको बेसिक करके। ऐसे ही आपकी स्टैट्स एंड मैथ्स 80 to 90 मार्क्स की आपकी जेब के अंदर आ चुकी है। ठीक है, अब बात करता हूँ अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग की। तो देखो अकाउंटिंग 70 मार्क्स की है, कॉस्टिंग आपकी 30 मार्क्स की है। तो अकाउंटिंग में सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग कर लोगी कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसके बारे में बेसिक टर्म्स, उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्वेंशंस, ये सब चीज़ें पढ़ लोगे। जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में स्पेशली टाइप्स ऑफ एरर और उसकी रेक्टिफाइंग एंट्रीज। ठीक है, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर बैड डेब्ट। तो सबसे पहले आप इन्हें कर लोगे, इससे आपके पास 30 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद जाओगे कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर के ऊपर। अब देखो ये न्यू चैप्टर्स हैं, डेफिनेटली थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बट आपको अच्छे से करना है, बिकॉज 15 मार्क्स कैरी करते हैं और 15 मार्क्स बहुत होते हैं। तो जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट करोगे। उसके बाद इतना करने के बाद अब आप जाओगे एनपी और फाइनल अकाउंट्स के ऊपर। अब देखो एनपी और फाइनल अकाउंट्स बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं और 25 मार्क्स के, तो इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इसमें किस तरीके से पढ़ना है, इसमें आपको छोटे छोटे जो पॉइंट्स आ रहे हैं, छोटे छोटे जो टॉपिक्स आ रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है। जैसे एनपीओ की बात करूँ, सब्सक्रिप्शन कैसे निकालते हैं, स्टॉक की कैलकुलेशन, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को एकदम जहन में बैठाना है, इन्हीं से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात करूँ फाइनल अकाउंट्स की, तो एडजस्टमेंट्स जो हैं उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको इनमें छोटे छोटे पॉइंट्स जो आ रहे हैं ना, बेसिक पॉइंट्स, इनको मजबूत करना है, बिकॉज उन्हीं से ही बड़े क्वेश्चन बनते हैं और उन्हीं से ही एमसीक्यूज बनते हैं। तो उनको मजबूत करना, इस तरीके से आपके 25 मार्क्स भी मजबूत हो जाएंगे। अब ये थी अकाउंटिंग की बात। अब इसके बाद जाना है कॉस्टिंग के ऊपर। कॉस्टिंग 30 मार्क्स की, तो ज़्यादा दिन नहीं लेगी, तो बहुत छोटे टॉपिक है एट फाउंडेशन लेवल, तो कॉस्टिंग भी आप 30 मार्क्स को जेब के अंदर करोगे। तो इस तरीके से आपकी अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग दोनों हो जाती हैं। अब देखो इन सारे पेपर्स के अंदर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया किस तरीके से पढ़ना है, जिससे वेटेज भी रहेगी, बेस भी स्ट्रांग रहेगा, लॉन्ग टर्म में भी कोई नुकसान नहीं होगा। बट इन सब के अंदर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, देखो बिल्कुल डिटेल में जाना है, बट डिटेल में कैसे जाना है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करना है, बिकॉज जो आपके एग्जाम्स हैं वो एमसीक्यू बेस्ड हैं। तो एमसीक्यू को दिमाग में रखते हुए आपको सारी चीज़ें बस समझनी है, बिकॉज एमसीक्यू में क्या होता है,
कोई क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस हैं, तो अगर आपने कोई चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड करी है ना तो ऑप्शंस देखते ही पिक होंगी सारी चीज़ें। तो इसीलिए बोल रहा हूँ लिखने वाला नहीं है तो चीज़ों को रटना मत, चीज़ों के बिल्कुल डिटेल में मत जाना याद करने के, चीज़ों को बस समझना है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चीज़ का सारे पेपर्स के अंदर बिल्कुल डिटेल में याद रखना है, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको डेज बताया ना, किसी में 10 दिन किसी में 15 दिन, तो वो MCQ को दिमाग में रखते हुए ही बताएं। बिकॉज अगर सब्जेक्टिव होता तो थोड़े ज़्यादा दिन लगते, बट MCQ तो इतना में आपको बस अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की, वो है ये कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अब वो कहाँ से करनी है? सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल। अब देखो आपको ये तो बता दिया क्या पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है, बट उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो इंस्टीट्यूट ने आपके जो घर में बुक्स भिजवाई हैं उन्हीं से ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं को कम से कम 3 से 4 बार करना है। बिकॉज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एट द एंड जब आप पेपर दे के हटोगे तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि सारा पेपर तो इसी के अंदर से कवर था। तो इसीलिए बोल रहा हूँ सारी चीज़ें कवर कर ली, अंडरस्टैंडिंग कर ली, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, जिससे कोई भी लिमिटनेस ना हो कि आप यही क्वेश्चन कर पा रहे हो बाकी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से सारे प्रैक्टिस करनी है, इंस्टीट्यूट की मटेरियल को अच्छे से इंपॉर्टेंस देनी है, कम से कम 3 से 4 बार कर लेना है। तो इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग भी ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की, वो है रिवीजन। अब देखो रिवीजन के बारे में आपको ये नहीं सोचना कि एंड के 5-10 दिन निकालूंगा उसमें अच्छे से रिवीजन करूंगा, नहीं। आपको रिवीजन डेली बेसिस पे करना है, एंड वाली चीज़ें नहीं करनी, वो वे बेकार है। आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। कैसे? जैसे आज जो भी चीज़ मैंने पढ़ी उसके दिन के एंड में मैं कुछ घंटे निकालूंगा उसको रिवाइज करने के लिए, फिर नेक्स्ट दिन जाऊंगा नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ूंगा, फिर पिछले दिन का रिवाइज करूंगा प्लस उस दिन का रिवाइज करूंगा। तो इस तरीके से आपका रिवीजन भी चलता रहेगा, नई नई चीज़ें भी पढ़ते रहोगे, पुरानी चीज़ें भी याद रहेंगी और सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा। तो रिवीजन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, बिकॉज रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो पढ़ते हर बच्चे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं आपके साथ वाले, बट जिसका रिवीजन स्ट्रांग होगा ना वही अच्छे मार्क्स लाएगा। तो रिवीजन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, अच्छे से सारी चीज़ें रिवीजन करनी है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल बार बार सॉल्व करना है। ठीक है, बात करता हूँ फोर्थ पॉइंट की, वो है भाई प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। ये गलती मत करना किसी भी टाइम पढ़ रहे हो, सुबह पढ़ रहे हो रात में, नहीं, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से ही तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे। अदरवाइज कोई टाइम टेबल नहीं होगा ना तो किसी दिन तो बहुत घंटे की पढ़ाई होगी, किसी दिन कोई पढ़ाई नहीं होगी। और ये जो लास्ट का 2 मंथ्स का टाइम है ना, इसमें वो सब चीज़ें नहीं चलेंगी कि एक दिन तो 5 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 1 घंटे भी नहीं पढ़े। इसमें रेगुलरली आपको 5 घंटे अगर डिसाइड कर रहे हो तो रेगुलरली 5 घंटे पढ़ोगे, जब भी उसी चीज़ का फ़ायदा होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ प्रॉपर टाइम टेबल बनाना, बाकी बच्चों की तरह नहीं कि सुबह भी पढ़ लिए दोपहर में पढ़ लिए, कोई टाइम ही नहीं है। प्रॉपर टाइम टेबल दिमाग में रखना। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। तो अगर वीडियो यूजफुल रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।